तनवीर साहब बेबसी से बोले, देखो तनवीर, कोई और मामला होता तो शायद मैं तुम पर इतना हक रखता हूँ, कोई और मामला होता तो शायद मैं तुम पर इतना हक रखता हूँ कि तुमसे पूछे बगैर भी कोई बात कर सकता हूँ, लेकिन इस मामले में तुम्हें पूरा पूरा हक है, जो फैसला भी करो, लेकिन ऐसी बात का सहारा मत लो जिसकी कोई हैसियत कोई हकीकत नहीं है। हाँ, तुम साइम को अपशा के लिए नामौजू करार दे सकते हो, इसकी जात इसकी शख्सियत पर तनकीद करके इस रिश्ते को नामंजूर कर सकते हो, ये तुम्हारा हक है। नवाब साहब संजीदगी से बोले, हमारे दिल में होश हो रहा था। बिलाशुबा नवाब जलालुद्दीन इस काम के लिए मौजूद तरीन इंसान थे। खुदा की कसम, ये दोनों नौजवान मेरी निगाह में अजीम है, नेक तनीयत, आला नस्ल, लेकिन आप मुझे मशवरा दे जलाल भाई, मैं इनसे कमतर हूँ, इस एहसास को कहाँ ले जाऊँ? मुझे कुछ बोलने की इजाजत मिलेगी नवाब साहब? तालूत ने मुदाखलत की, हाँ जरूर, मुझे तनवीर साहब के इन अल्फाज से इख्तलाफ है। एक शख्स की औलाद अगर तरक्की करके कुछ से कुछ बन जाए तो क्या बाप इसके सामने एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है? हाँ, ये दूसरी बात है कि किसी अजनबी को अपनी औलाद समझने में हासी मुश्किलात पेश आती हैं। ओ ये बात नहीं आदल मियाँ, तनवीर साहब तड़प कर बोले। तनवीर साहब को मेरे भाई के रिश्ते पर एतराज है, वो इसे कबूल नहीं कर सकते। ठीक है नवाब साहब, हम इन्हें एहसास कमतरी का शिकार ना होने देंगे। आप लोग की मोहब्बत के सारे हम लोगों ने यहाँ एक घर बना लिया था, हमने आप ही के प्यार के सारे अपनी जिंदगी का आगाज किया था। जब हमें प्यार की रोशनी में कुछ तारीख धब्बे नजर आ रहे हैं तो फिर ये शहर ही हमारी अजनबी हो गया, हम एक हफ्ते के अंदर अंदर ही शहर छोड़ देंगे। नवाब साहब, तालूद उठ खड़ा हुआ, नवाब साहब की आंखों में आंसू आ गए। तनवीर साहब तड़प कर खड़े हो गए थे। आदल आदल बेटे, शायद मुझसे हमाकत होगी, मुझे माफ कर दो बखुदा, अब तुम्हारे बगैर शहर में दिल नहीं लगेगा। खुद को हमसे इस कदर दूर क्यों समझ रहे हो? इस दूरी का एहसास दिलाया जा रहा है, तालूत ने कहा, और आदिल की बात पत्थर की लकीर होती है। मैं अफशां को इनकी कनीज बनाने को तैयार हूँ, इसके बाद इन्हें इख्तियार होगा। वो मेरी बहन है और बहनें भाइयों की कनीजें नहीं होती। मैं इससे एक और रिश्ता कायम करना चाहता हूँ, हो सके तो इसमें भी मदद करें। फिर बेटे तुम्हें इख्तियार है। तनवीर साहब ने हथियार डाल दिया और नवाब साहब खुशी से खड़े हो गए। तो तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? इस उलझन को जहन से निकाल दो, नवाब जलालुद्दीन ने तनवीर साहब से कहा। निकाल दी। तनवीर साहब, चलो भाई, आदल मुबारक हो, नवाब साहब ने कहा, और मैं खुशी से बेकाबू हो गया। फिर मैं वहां रुकने वाला कहाँ था? अफशां को तलाश करने की जरूरत नहीं पेश आई, वो अपने कमरे में मौजूद थी। मैंने अंगूठी उतारकर जेब में डाली, उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ, दरवाजा खुला है। अफशा की आवाज सुनाई दी, मैं अंदर दाखिल हो गया। मुझे देखकर अफशा उछल पड़ी, इसके चेहरे पर खुशी के तासुरात फैल गए। अरे आप अचानक? जी हाँ, आइए। अफशा खड़ी होगी, इसने मेरे लिए कुर्सी खिसकाई और मैं बैठ गया। तनहा है? अफशा ने पूछा। हरगिज नहीं, मैं जो आदि तुम मेरे साथ हो। यकीनन। क्या आदिल भाई नहीं आए? नवाब साहब भी आए हैं। कहाँ हैं? तनवीर साहब के कमरे में। ओहो, अचानक आए आप लोग, फोन ही कर लिया होता। क्या करती फिर आप? इंतजार। खैर, वो दोनों हजरात अब हमारे दरमियान से यही उलझन दूर करने आए हैं। क्या मतलब? और मेरा ख्याल इसमें कामयाब भी हो गए हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। साइम, क्या ये बात सच है? हाँ बिल्कुल सच है। आप इस गुफ्तगू में कहाँ से शरीक हो गए? चुप कर सुनी, किसी को मेरे आने की इत्तला नहीं है, मैंने जवाब दिया। ओफो, तो फिर आप अब जाएं। देखिए, बुरा ना माने, पहले दूसरी बात थी, पहले मैं दूसरों पर ज़ाहिर करना चाहती थी वो आपके बारे में सोच लें, मेरे लिए आपकी हैसियत समझ लें। अब उन्होंने समझ लिया है तो अब ये ठीक नहीं होगा। हाँ ये बात तो है। फिर दफ्तर आऊंगी। किस वक्त? 2 बजे, बहाना करके। प्लीज अब जाइए। अफशा ने कहा। जमशेद ने अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी थी। तसद्दक और वो मिलकर क्यामत ढा रहे थे। दुनिया के बहुत से ममालिक से कालीन दरामद किए जा रहे थे, दुनिया के बहुत से मालों को बरामद किए जा रहे थे। इसके अलावा मुल्क भर में खरीदारों का जाल फैला दिया गया था, जो हर इस जगह से राब्ता कायम किए हुए था जहां कालीन तैयार हो रहे थे, और उम्दा कीमत पर फौरन माल खरीद लेते। शमशेर की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन जमशेद का जासूस काम कर रहा था, और सिर्फ ये इतला थी कि शमशेर ज़हनी तौर पर दिवालिया होता जा रहा है। तालूत वक्त मुकर्रा पर चला गया था, लेकिन वापस आया तो किसी कदर परेशान था। मैंने उसकी शक्ल देखकर उसे खैरियत पूछी। हैरियत नहीं है यार, उसने कहा। क्या बात है तालुत, मुझे नहीं बताओगे? ना बताने की कोई बात नहीं है, मेरा ख्याल है मुझे फिर ऊपर से राब्ता तोड़ना पड़ेगा। क्यों? आज का वाला साहब मेरी शादी की फिक्र सवार है। इस बार इनसे हासिल गर्मा गर्मी हुई है, किसी जमीनी लड़की के बारे में वो गौर करने को तैयार ही नहीं है। और मैंने भी फिक्रमंदी से कहा। फिर क्या करोगे? इसी सोच में हूँ। अगर तुम इनकी मर्जी के बगैर यहाँ शादी कर लो तालुत, तो इसके बाद क्या रद्दमल होगा? मैंने पूछा। हाँ, तालुत चौंक पड़ा। वो पुरख्याल अंदाज में मुझे देख रहा था। फिर इसके चेहरे के तासुरात बदलने लगे, आंखों में किसी कदर मुस्कुराहट नजर आई। फिर बोला, यार मेरा ख्याल है पूरी जिंदगी में तुमने एक नहायत कीमती बात कही है, वो भी इतफाकन। यानी? दरअसल मैं इस बात से फिक्रमंद था कि अब इनकी निगाहों से छुपना मुश्किल था। पहले तो हम जगह बदलते रहते थे, अब यहाँ से कहीं जाना मुश्किल है। यकीनन फिर अब तुम्हारे इस ख्याल ने मेरे ज़हन में एक और ख्याल पैदा कर दिया है, और ये ख्याल नहायत शानदार है। यही शकीला को अपना लूं, और आइंदा मैं जाऊं तो शकीला को बीवी की हैसियत से अपने साथ ले जाऊं। अगर इस हैसियत से वो लोग इसे कबूल कर ले तो ठीक है, वरना फिर इनसे लदगी तैयार कर ली जाए। ओ, ये ख्याल आया तुम्हारे जहन में? हाँ, सोच लो तालुत, अगर इनका रद्दमल सख्त हुआ तो। जो कुछ हो रहा है यार, आज हंस को छोड़ना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। जो कुछ भी हो यार, आज हंस को छोड़ना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। ठीक है मेरी जान, फिर बिस्मिल्लाह करो। क्यों ना हमारी और तुम्हारी शादियां साथ ही हों? तालुत ने कहा। क्यों ना हमारी और तुम्हारी शादियां साथ ही हों? तालुत ने कहा। अब तुम नहीं शर्मा रहे तो मैं क्या शर्माऊं? ठीक है, तब फिर यार इस सिलसिले में भी नवाब साहब से ही बात करो। तालुत ने कहा। मैंने गर्दनें ला दी, लेकिन मैंने नवाब साहब से गुफ्तगू करते हुए कुछ और भी कारनामे अंजाम दिए।
एक रात मैंने इनके कमरे में जा लिया, आज फिर आपको जहमत देने हाजिर हुआ हूँ। हाँ बेटे क्या बात है, कहो, वैसे भी तुम लोगों से गुफ्तगू करने वाला था। जी पहले आप फरमा दें। बस कोई खास बात नहीं थी, मैं जाना चाहता था, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी से पहले फारिग होकर आ जाऊं, ताकि यहाँ अपना घर बनाकर दिलजमी से तुम्हारी खुशी में हिस्सा ले सकूं। ये तो किसी तौर पर मुमकिन नहीं नवाब साहब। ओ क्यों? हमारे सरप्रस्त तो आप ही हैं और सरप्रस्त का यहाँ होना जरूरी है। इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं कहीं भी रहूं, हर जगह तुम्हारा सरप्रस्त हूँ। मेरी यही ख्वाहिश थी। मैंने कहा, सर आंखों पर, मैं कब इनकार कर सकता हूँ। नवाब साहब शफकत से बोले। मैं आपकी शफकत पर नाज करता हूं नवाब साहब, एक और मसला दरपेश है। हाँ हाँ कहो, इसमें परेशानी की क्या बात है? शकीला आदिल की पसंद है और वो इसे शादी करना चाहता है। ओ खुदा की कसम, कितनी खुशियां समेटूं। बेहद दिलचस्प, नहायत हैरत अंगेज। दो बीवियां हमशक्ल, दो शोहर हमशक्ल, एक चुबानी लोगों के लिए। नवाब साहब इस तरह से बोले, ये भी आप ही को करना है? तो मियाँ कोई कहने की बात है, बल्कि मेरा ख्याल है दोनों शादियां बेवक्त हों और तनवीर के हाथ से हों। दो नहीं तीन, मैंने इजाफा किया। वल्ला ये तीसरा जोड़ा कौन? जमशेद और अजरा। अरे नवाब साहब उछल पड़े। जी ये मगर ये अजरा कौन है? उन्होंने हैरान होकर पूछा। मैंने पूरी तफसील से अजरा के बारे में नवाब साहब को बता दिया। नवाब साहब हैरत और दिलचस्पी से सुन रहे थे, फिर वो तवील सांस लेकर बोले, लेकिन जमशेद का मसला उलझा हुआ है। इसका बाप इसे किस तरह कबूल करेगा? तनवीर भी रिश्तेदारी की वजह से ये जिम्मेदारी शायद कबूल ना करे। वो दीगर बात है, लेकिन आप इनसे गुफ्तगू तो जरूर करें, बाकी जिम्मेदारी हम खुद कबूल कर लेंगे। ठीक है, मैं बात कर लूंगा। तो आज आपके लिए यही दर्द सर लाया था। इसे दर्द सर कहते हो बेटा? मेरी जिंदगी तो तुम लोगों में शामिल होकर और खुशगवार हो गई है। तुम जितने नेक दिल इंसान हो, उसकी मिसाल जमशेद और अजरा के सिलसिले में भी मिलती है। थोड़ी सी नेकी मुझे भी करने दो, ये कि अजरा को मैं अपनी बेटी की हैसियत से ब्याहूंगा। हम आपको नहीं रोकेंगे नवाब साहब। वैसे हम भी इसके लिए कुछ तय कर चुके हैं। शादी के बाद जमशेद अमेरिका जरूर जाएगा, लेकिन वापस यहीं आ जाएगा। बहुत खूब, यकीन तुमने कोई गहरी बात सोची होगी। अब एक बात और बता दो, इस सिलसिले में कब तक ख्याल है? बराए करम इसे सिर्फ जरूरत ख्याल फरमाए। मैं इसलिए शर्मंदा हूँ कि इसमें मेरा मामला भी शामिल है। ये काम 10-15 दिन में हो जाना चाहिए। हो ठीक है मियाँ, अजरा के मामले में थोड़ी सी उलझन है। बहरहाल इसके घर चल के इसके वालिदैन को राजी करेंगे। बल्कि एक तब्दीली क्यों की जाए? जी तुम्हारे मशवरे से इस तरह थोड़ी सी तफरी भी बढ़ जाएगी। दो शादियां यूं हो के लड़कों की बारात तनवीर के मकान पर जाए और दूसरे दिन जमशेद की बारात तनवीर के मकान से यहाँ आ जाए, और हम यहाँ से अजरा को रुखसत करें। जमशेद बहरहाल तनवीर का अजीज है, इसका हक भी है। कोई हर्ज नहीं है, ये बात आप तनवीर साहब से कर लें। तुम लोग भी साथ हो गए। नवाब जलालुद्दीन बोले। मैंने गर्दन हिला दी। दूसरे दिन मैं और तालूत नवाब जलालुद्दीन के साथ तनवीर साहब के यहाँ पहुंच गए। तनवीर साहब ने बड़ा पुरजोश इस्तकबाल किया। उनके चेहरे की सारी शिकनें मिट गई थी और बहुत हशाश बशाश नजर आ रहे थे। भाई मुझे ये बात बहुत पसंद आई। कोई भी रवायती अंदाज ना इख्तियार किया जाए। जब तक शादी ना हो जाए साइम या इसी बेतकल्लफी से आते जाते रहें। तो तुम्हारा ख्याल था कोई तकल्लफ किया जाएगा? नवाब साहब बोले, हरगिज नहीं। क्या किया जाता तो मुझे अफसोस होता। तनवीर साहब बोले, कुछ जरूरी अमूर थे। नवाब साहब बोले, इरशाद। शादी की तारीख तय करनी है, ये आप पर मुनसर है। तनवीर साहब बोले, बात 3-3 शादियों की। सोच लो, अगर 15 दिन का वक्त रख दूं तो 15 दिन में तो 15 शादियां हो सकती हैं जलाल भाई, मगर ये 3 शादियां। हाँ भाई, तो क्या तुम्हारी दूसरी बेटी शकीला यूं ही बैठी रहेगी? हरगिज नहीं। तनवीर साहब खुलूस से बोले, मैं भी अपने दोनों बच्चों साइम और आदिल के फर्ज से सबकदोश होना चाहता हूँ। इसके अलावा मेरी एक बच्ची और भी है, इसकी शादी भी तुम्हारे इधर ही यहाँ से तय करनी है। बच्ची? तनवीर साहब हैरानी से बोले, हाँ तुम इसके लिए जमशेद का रिश्ता लेकर आ जाओ। अब बाप ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन खैर तुम भी क्या याद करोगे। जलाल भाई वल्लाह क्या कह रहे हैं? जमशेद तुम्हारी बीवी का भतीजा है, इसके बारे में कौन सोचेगा। लेकिन लड़की? मेरी लड़की है, रिश्ता लेकर आओ और देख भी लेना। नवाब साहब ने कहा, मेरी तो कल चकरा कर रह गई है। तब फिर अपनी बीवी से रजू करो, बल्कि तुमसे बात करना ही फजूल है। बुलाओ भाभी जान को। नवाब साहब ने कहा। तनवीर साहब जल्दी से उठ गए। थोड़ी देर के बाद बड़ी माँ कमरे में पहुंच गई और नवाब साहब ने बगैर किसी तमहीद के सिलसिला शुरू कर दिया। बात यह है भाभी जान के जमशेद की बदली हुई शख्सियत के तहत इसकी हसीयत ही बदल गई है। मैं कुछ नागवार बातों का इंकशाफ करना जरूरी समझता हूँ। वो इसके लिए मैंने इजाजत नहीं ली है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके बगैर बात आगे बढ़ाना नामुमकिन होगा। आपके भाई साहब ने जमशेद को अमेरिका से इसलिए भेजा था कि वो आपकी बच्ची को शीशे में उतारे से शादी करे, इस तरह आपकी दौलत का मालिक बन जाए। लेकिन जमशेद हसरत में बाप से मुख्तलिफ निकला, ऐसी शक्ल बनाकर यहाँ आया कि आप उसे कबूल ना करें, और वो इसमें कामयाब रहा। लेकिन ये सिर्फ इसकी नेक दिली थी। वो इस तरह अपने बाप की हवस पूरी करना नहीं चाहता था, और उसका तक जब तक इसे अच्छा साथ ना मिला वो कोशिशों में मसरूफ रहा। नवाब साहब तवील सांस लेकर रुके, फिर बोले, आदिल और साइम ने इसकी ज़हनी उलझनों को दूर करने में मदद दी, फिर वो इंसान बन गया। अब इस बदली हुई शक्ल के तहत इसने अपने कुछ हकूक भी पैदा कर लिए। हमने इसके लिए एक लड़की का इंतखाब किया है। अब मेरी ख्वाहिश है कि आप फुप्पी होने के नाते से इसकी सरपरस्त बनकर इसकी शादी कर दें। बड़ी माँ हैरत से मुंह फाड़े सब कुछ सुन रही थी। कई मिनट तक वो सकते में रही, फिर भराई आवाज में बोली, लेकिन आपको ये सब कैसे मालूम हुआ भाई साहब? जमशेद की जुबानी। ओ, बड़ी माँ अफसुदगी से बोली, भाई जान ने कभी मेरा अच्छा ना सुना। काश मेरा कोई भाई ना होता, हसरत तो ना होती। बस जमशेद के लिए ही कुछ क्यों करूं, मेरा से क्या रिश्ता। नहीं भाभी जान, इस अंदाज में ना सोचिए, बहरहाल वो आपका भतीजा है। अरे तो भाईजान क्यों खुश होंगे इस बात से? हम ये इनके लिए नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ जमशेद के लिए किया जा रहा है। वो इसी काबिल है, वो खुद भी अपने बाप की हरकतों से नाला है।
सोच लें भाई साहब, भाईजान मेरी जान को ना आ जाए। ये सब कुछ बाद में देखा जाएगा, इनसे भी निपट लेंगे, जैसे आप सबकी मर्जी। लड़की कौन है? मेरी बेटी। आपकी? हाँ, मगर कौन सी? ये तो आप रिश्ता लेकर आएंगी तब पता चलेगा। कहाँ आऊंगी? बड़ी माँ ताज्जुब से बोली। भाई मेरे बच्चों के घर पर, मेरे घर? ओ, आप शकीला की बात करें क्या? अरे तोबा तोबा, वो मेरी कहाँ, वो तो आपकी बेटी है, इसकी शादी तो आदिल मियाँ के साथ होगी। आपने दरअसल मेरी दूसरी बेटी को देखा ही नहीं है। ईमान से मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। आपको तो अल्लाह ही समझाए। या फिर तनवीर साहब, आप कल रिश्ता लेकर आ रही हैं? जो हुक्म भाई साहब। बड़ी माँ ने कहा। नवाब जलालुद्दीन का बेत एहतराम करती थी। चलो भाई, ये मसला भी तय हो गया, तो कल 4 बजे आप हमारे यहाँ आ रहे हैं बमा मिठाई के? जी हाजिर हो जाऊंगी। बड़ी माँ ने कहा। चलें भाई, ये मसला भी हल हो गया। नवाब जलालुद्दीन का। फिर उन्होंने तनवीर साहब से इजाजत तलब कर ली। ऐसी क्या चल दी है भाई साहब, बैठे अभी? जल्दी तो है भाई, तुम नहीं समझोगे, इजाजत दो, नवाब साहब ने कहा। और फिर तनवीर साहब से इजाजत लेकर हम दोनों के साथ वहां से चल पड़े। जल्दबाजी तो नहीं होगी? उन्होंने कहा। क्या मतलब? तालूत बोला। मैंने कल इन्हें बुला लिया, जबकि लड़की को अभी तक देखा भी नहीं है। मेरा मतलब है कि अजरा की वालदा वगैरह तैयार हो जाएंगी। मैंने पूरी तरह नोट किया जनाब, तालूत ने कहा। आपकी दुनिया के गरीब लोग उम्मन खुददार होते हैं, वो अपने माहौल में ही जिंदगी से जंग करते हैं, जबकि बाज दौलतमंद मजीद दौलतमंद बनने के लिए अपना सब कुछ बेच देते हैं। मेरा ख्याल है कि ये लोग भी मुश्किल ही से राजी होंगे। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है बेटे, नवाब जलालुद्दीन का। लेकिन आपकी दुनिया क्या मानी रखती है? और दरअसल हमारी रियासत में दूसरे असूल हैं। हमारे यहाँ गरीब और अमीर नहीं होते। तुम्हारी रियासत न जाने उसे देखने की ख्वाहिश कभी पूरी भी होगी या नहीं। मेरा ख्याल है नहीं नवाब साहब। हाँ शायद। और इसकी वजह आप समझते हैं, वहाँ के बाद असूल बेहद अहमकाना है। मैं इसके बारे में आपको तफसीलात बता चुका हूँ। तालूत ने बात बनाई। खैर, आप ये बताओ क्या किया जाए? मेरा ख्याल है अजरा के घर चलें। क्यों ना सीमियो और शकीला को भी साथ ले लिया जाए? मुनासिब ख्याल है। तालूत झट से बोल पड़ा और नवाब साहब मुस्कुराने लगे। बहरहाल हाँ, घर वापस आ गए। सीमी एहसान शकीला को तैयार कराया गया। फिर हम अजरा के घर पहुंच गए। दिन में अजरा से मुलाकात हुई थी। हमने इसके घर आने का कोई तस्करा नहीं किया था, इसलिए हमें अचानक देखकर वो भौंचकी रह गई। फिर खुशी से इसका चेहरा गुलनार हो गया। घर के बच्चे बच्चे ने मसरत भरे अंदाज में इस्तकबाल किया था। अजरा की वालदा भी बेहद खुश थी। क्या नाम है अजरा बेटी आपकी अम्मी का? जी शाहदा, अजरा ने जवाब दिया। शाहदा बहन, मैं इन बच्चों का बुजुर्ग हूँ। मेरी एक छोटी सी रियासत है जलालाबाद, और मेरा नाम जलालुद्दीन है। बात यह बहन के इन लड़कों ने जगह जगह मुझे चोट दी। उन्होंने अजरा जैसी प्यारी बेटी को बहन बना लिया और मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन आज तक मेरी कोई बहन नहीं बन सकी। नवाब साहब ने सिलसिला प्यारी बेटी को बहन बना लिया। नवाब साहब ने। शाहदा बहन, मैं इन बच्चों का बुजुर्ग हूँ। मेरी एक छोटी सी रियासत है जलालाबाद, मेरा नाम जलालुद्दीन है। बात यह है कि बहन की इन लड़कों ने जगह जगह मैं छोड़ दिया, यानी उन्होंने अजरा जैसी प्यारी बेटी को बहन बना लिया, मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन आज तक मेरी कोई बहन नहीं बन सकी। नवाब साहब ने सिलसिला गुफ्तगू शुरू किया। मैं तो हैरान हूँ भाई साहब, और यकीन करें अक्सर सोचने लगती हूँ कि फरिश्ते सिर्फ आसमान पर नहीं रहते, कभी कभी वो जमीन की सैर करने भी आ जाते हैं। अल्लाह ताला इन बच्चों की जिंदगी और बुलंदी में तरक्की फरमाए। बहुत कुछ होते हुए उन्होंने हम नाजीतों पर तवज्जो दी। उन्होंने तो हमारी तकदीर ही बदल दी। नहीं नहीं, खुदा से तौबा करें, तकदीर बदलना सिर्फ उसका काम है। खुशबख्ती तो हमारी है कि इसने हम गुनाहगारों को उसका जरिया बनाया। दुरुस्त फरमाया भाई साहब, शाहदा ने कहा। देखिए, आप बार बार मुझे भाई साहब कह के मेरी महरूमी के जख्म को ताज़ा कर रही हैं। ये लोग मेरे ऊपर मुस्कुराएंगे। नवाब साहब बोले। मैं नहीं समझी भाई साहब। भाई, मैं इनका चैलेंज कबूल करके आया हूँ कि अगर ये लोग अजरा बेटी को बहन बना सकते हैं तो क्या शाहदा मेरी बहन नहीं हो सकती? और अंदर खामोशी छा गई। शाहदा नवाब साहब के सामने नहीं आई थी और पर्दे के पीछे से गुफ्तगू कर रही थी। कई मिनट खामोशी छाई रही। फिर शाहदा की सिसकियां सुनाई दी। आप गालबन रो रही हैं बहन, और मैं आपके सर पर हाथ भी नहीं फेर सकता, और आपको अपने बूढ़े सीने से भी नहीं लगा सकता। भाई जान, शाहदा पर्दे के पीछे से निकल आई। नवाब साहब एक कदम आगे बढ़े, फिर झिझक कर रुक गए। मैं अभी आपके सर पर हाथ नहीं रखूंगा बहन। अगर आप खुलूस दिल से मुझे भाई तस्लीम करके खुदा को हाजिर नाजिर जानकर इसका ऐलान करें, तभी मेरे दिल की प्यास बुझेगी। अल्लाह आपको इसका अजर दे। हम गरीबों के सर पर हाथ रखा है। रब्बुल इज्जत आपके सर पर रहमत का साया रखे। आपने मुझे भाईजान की हैसियत तस्लीम नहीं किया है। नहीं भाईजान, खुदा की कसम, मेरा दिल कहीं हाथ बढ़ गया है। मैं खुदा के हुजूर पेश होकर आपको खुलूस दिल से भाई तस्लीम करती हूँ। शाहदा बोली। अरे तो भाई के सीने से क्यों नहीं लग जाती, पगली कहीं की? नवाब साहब दोनों हाथ फैलाकर बोले, और अजरा की वालदा नवाब साहब के सीने से लग गई। समझे लड़को, अब मैं भी बहन वाला हूँ। नवाब साहब की आंखों से आंसू टपक पड़े थे। इनकी आवाज भरा गई थी। बड़ा रिक्कत अंगेज मंजर था। सीमी फूफी जान कहकर इनसे लिपट गई। ये तुम्हारी भतीजी है शाहदा, और ये इसका दूल्हा, ये शकीला, और ये इन बच्चों से तो मैं मिल चुकी हूँ। शाहदा ने कहा। अरे जरा बेटे चलो भाई, चाय बनवाओ, हम अंदर बैठते हैं। आओ शाहदा। और नवाब साहब नहायत अपनाई से दाखिल हो गए। उन्होंने अजरा की सारी बहनों को सीने से लगाया था। फूल सी बच्चियां हैं मेरी शाहदा बहन, अब किसी सिलसिले में भाई का दिल तो ना तोड़ोगी? जो आपकी हादमा मैं आपकी खादमा हूँ भाईजान, जो कहेंगे मान लूंगी। हुक्म दे भाईजान, मैंने तुम्हें दिलो जान से बहन कहा है शायदा, और मेरे प्यार में कोई खोट नहीं है। एक भाई होने के रिश्ते में कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि तुम यहाँ रहो, मैं कहीं और? मैं नहीं समझी भाईजान, शायदा हैरत से बोली। मैं तुम्हें आज अभी यहाँ से ले जाऊंगा। कहाँ? जहाँ मैं चाहूँ, हक रखता हूँ सर आंखों पर भाईजान, लेकिन की गुंजाइश नहीं है। हर किसी ने बस दुनिया वाले आपकी इनायत, क्या कहूँ मैं, क्या करूँ? शादी परेशानी से बोली। जिंदगी में पहली बार किसी को दिल से बहन बनाया। दिल ना तोड़ो शायदा। चनाचा रात तक अजरा उसकी फैमिली हमारी कोठी में मुंतकिल हो गई।
सब के सब हैरान और परेशान थे। खुदा ने एकदम वक्त बदल दिया था। अजरा के तो आंसू ही नहीं थमते थे। छोटी बच्ची असरा सीमा थी, एक एक चीज से सहमी सहमी खौफजदा कहीं खराब ना हो जाए, गंदी गलियों से उठकर जन्नत में आ गई थी। लेकिन सब इनकी दिलजोई में मसरूफ थे। नवाब साहब बच्चे बन गए थे, खुश खुश चारों तरफ फिर रहे थे। बड़ी गहमागमी हुई थी। और तो और एहसान लोगों से बहुत खुश था। कह रहा था मैंने इतनी सारी सालियों का तस्वर भी नहीं किया था। कोठी की रौनक दुबाला होगी और रात के खाने के बाद बड़े हाल में महफिल जमी। इसमें सिर्फ बड़े शरीक थे, अजरा, सीमी और शकीला वगैरह नहीं थी। हाँ, एहसान शामिल था। तब नवाब साहब ने शादियों के जिक्र छेड़ दिए। कहने लगे मैं बड़ा परेशान था, इतनी अहम जिम्मेदारियों में कोई बुजुर्ग खातून नहीं थी। खुदा ने बड़ा करम किया, मेरी बहन यहाँ आ गई। कैसी जिम्मेदारियां भाईजान? शायदा बोली। आप देख रही हैं बहन, 2 बेटे हैं, इनकी शादियां करनी है, रिश्ते तय हो चुके हैं। अब भला मैं तनहा क्या कर सकता था? ओ खुदा मुबारक करे। शादा बेगम ने कहा, सिर्फ मुबारक से काम नहीं चलेगा, आपसे तो बहुत जरूरी गुफ्तगू करनी है। क्या आपको एहसास है माशाल्लाह अजरा भी शादी के काबिल है? हाँ भाई साहब, एहसास तो सारे जिंदा है, लेकिन जो हालात है वो आपके इल्म में है। आज ही पुरानी बातें छोड़ो, आज की बात करो। हाँ, अल्लाह ने आपका सहारा दिया है। चनाचा अब अजरा की शादी 15 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। 15 दिन के अंदर अंदर समझिए आप? भाईजान का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन क्या ये मुमकिन है? आप ही बताएं। अरे नामुमकिन होता तो बताते ही क्यों, बस इतना ही वक्त लगेगा इन दोनों यानी साइम और आदिल की शादी में। यूं समझ लें कि आप पहले 2 बरातें जाएंगी, 2 दुल्हनें यहाँ आएंगी, फिर एक बारात आएगी और बेटी रुखसत हो जाएगी। मेरी खुद भी यही आरज़ू है भाई साहब, बिन बाप की बच्चियों का अल्लाह ताला इज्जत से अपने घर पहुंचा दे तो इसका बड़ा एहसान होगा। लेकिन इतनी जल्दी लड़के के बारे में तो सोचा ही नहीं। देखो भाई शादा बेगम, हम तो हथेली पर सरसू जमाते हैं, तुम सिर्फ एक बात कहो, हमारे ऊपर एतमाद है। कैसी बातें करें भाई साहब, अब तो खुदा के बाद आप ही पर सबसे ज्यादा एतबार है। बस तो बात है तो वही, हम जाने हमारा काम, आप सिर्फ देखती रहें। जो आपका हुक्म भाई साहब, शादा बेगम ने कहा। और हमने सुकून की सांस ली। नवाब साहब ने वाकई हथेली पर सरसू जमा ली थी। दूसरे दिन नाश्ते की मेज पर नाश्ते के बाद महफिल जमी रही। नवाब साहब ने शादा बेगम को बकाया कवायद भी बता दिए। उन्होंने इस मसले पर पूरी तफसील शादा बेगम को बता दी थी कि क्या करना है, किस तरह करना है। दोपहर के खाने पर उन्होंने जमशेद के बारे में भी तफसील बताई और कहा दोपहर के खाने पर मैं उसे बुला रहा हूँ, आप अपनी राय से नवाज दें, इसके बाद ही फैसला होगा। अगर लड़का आपको पसंद आ जाए तो मुझसे कह दें, शाम को इसके मामू मानी आ जाएंगे। बस मुझे तो आप सिर्फ हुक्म दिया करें भाई साहब, बाकी आप जो कुछ करें वो ठीक है। शादा बेगम अब दीदा होकर बोली, मेरी कैफियत तो किसी वीराने में तनहा खड़े इस दरख्त की मानद है जो सदियों से तेज आंधी के जद में अकेला खड़ा था। अब आके जकड़ से झंझोड़ते तो इमताज तलब गांव से चारा तो देखता, लेकिन दूर दूर तक किसी को ना पाकर सर झुका लेता। अब तो मुझे आसरा मिल गया है। शादा बेगम फूट फूट कर रोने लगी। नवाब साहब भी अब दीदा हो गए थे। अजरा बीबी को भी आज दफ्तर जाने से रोक दिया गया था। मैं और तलूत अलबत्ता थोड़ी देर के लिए गए। जमशेद भी मौजूद था। वो और तसद्दुक किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने दोनों को तलब कर लिया। खैरियत भाई? गर्मा गर्म खबरें हैं, जमशेद मुस्कुराता बोला। हैरियत? मेरे जासूस ने बताया कि आज चंद अफराद कारपेट सेंटर के गोदामों को आग लगाने की कोशिश करेंगे। इनका बाकायदा तकर्रर किया गया है। ओ, मैंने दिलचस्पी से कहा, तो शमशेर अब ये कर रहा है? इसकी ऐसी की तैसी, तालूत बोला। हम आपका इंतजार कर रहे थे। मेरा ख्याल है पुलिस को खामोशी से गोदामों पर तानियात कर दिया जाए और रंगे हाथों इनको पकड़वा दिया जाए। शमशेर खुद ब खुद रोशनी में आ जाएगा। अभी नहीं, हम मशवरा कर लें, मैंने कहा। और मैं तालूत इस बारे में गुफ्तगू करने लगे। मेरा ख्याल है शमशेर को बिल्कुल तबाह करना मुनासिब नहीं है, अलबत्ता इसकी सारी कोशिशों को नाकाम बना दिया जाए। ठीक है, वो लोग जो आग लगाने आएंगे कल से गाने बजाने का कारोबार करेंगे और शमशेर के दफ्तर के सामने डेरा डाल देंगे और गा गा कर इसके करतूत बताएंगे और किसी तौर वहां से नहीं हटे। क्यों रासम, क्या ये नामुमकिन है? हरगिज नहीं यूसुफ इमरान, रासम ने नमदार होकर कहा। बस तो पूरी होशियारी से शमशेर के मामला की निगरानी करो। हम उसे कोई जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन इसकी कोई कोशिश कामयाब नहीं होनी चाहिए। जो हुक्म आका, रासम ने कहा और गायब हो गया। यही ठीक है, मुझे तुमसे इत्तफाक है, तालूत ने कहा। दोपहर के खाने के बाद हमने जमशेद को तैयार करके अपने साथ ले लिया। बिलाशुबा आला तराश के सूट में मलबूस जमशेद बेहद हसीन नजर आ रहा था। शादा बेगम से देखकर हैरान रह गई। फिर वो प्यार से बोली, अरे अपना जिमी, ये तो। फिर वो खामोश हो गई। जमशेद के बाहर चले जाने के बाद उन्होंने मुतासर लहजे में कहा, आपने तो जमाने भर की खुशियां मेरी झोली में डाल दी भाई साहब। यकीन करें, मैंने कई बार इस बच्चे के बारे में सोचा था। मुझे ये अपनी हजरा के लिए बहुत पसंद था। बस अब आप लोग के इस्तकबाल की तैयारियां बस अब आप इन लोगों के इस्तकबाल की तैयारियां करें। नवाब साहब ने कहा। वक्त मुकर्रा पर तनवीर साहब बड़ी माँ कमाल अफशां के साथ आ गए। शादा बेगम बहरहाल किसी हद तक तलीम याफ्ता खातून थी। उन्होंने नहायत पुरतफाक खैर मकदम किया था। फिर नहायत सलीके की गुफ्तगू हुई और मामला तय हो गए। गमागमी के इस वक्त में शमशेर ज़हन से निकल गया था, लेकिन दूसरे दिन इसकी फर्म के सामने मजमा लगा हुआ था। 4 खतरनाक किस्म के हेजड़े इसके ऑफिस के इमारत के सामने थिरक रहे थे और बेतुके अंदाज में उल्टे सीधे गाने गा रहे थे। शमशेर के आदमियों ने भगाने की कोशिश की, लेकिन वो बेतुके अंदाज में गाते रहे। वो अपना बकाया मुआवजा मांग रहे थे जो आग लगाने के सिलसिले में इनसे तय किया गया था। ओह, तालूत ने गर्दन हिलाई। हम लोग देखते हुए अंदर चले गए और फिर बड़े जबरदस्त दिन गुजरे। तीनों शादियों की तैयारियां हो रही थी। शकीला भी अब तनवीर साहब की कोठी में चली गई थी और तालूत किसी कदर उदास हो गया था। मैं अक्सर इसका मजाक उड़ाता रहता था। वो फीके अंदाज में मुस्कुरा देता था। वैसे हमने सारे मामलात प्रोग्राम तय कर लिए थे। अफशां से भी कम मुलाकात हुई थी। हमारी कोठी भी अब सीमी, बुआ, शायदा बेगम, अजरा, उसकी बहनें क्या पजीर थी और दिन रात इंतजाम में मसरूफ रहती थी।
बाकी सब लोग आते जाते रहते थे। ये शादी से सिर्फ 6 दिन कबल की बात है। मैं और तलूत किसी काम से बाहर गए हुए थे, अभी वापस आए थे कि तसद्दुक अंदर आ गया। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। हेलो तसद्दुक। मुबारक हो जनाब, तसद्दुक ने मुस्कुराते हुए कहा। खैरियत? शमशेर के दफ्तर में ताला पड़ गया, इसने कारोबार बंद कर दिया। तसद्दुक ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन न जाने क्यों हमारे दिलों पर घूंसे पड़े और हमारे चेहरे उतर गए। हमने अजीब सी निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा। फिर मैंने तसद्दुक से कहा, ठीक है तसद्दुक, जाओ, हमें जरा बात करनी है।